हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 29। अपर्णा जी इनाया का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने लगी, पर आहिर ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे इस कदर इनाया का हाथ पकड़ के देख राजवेंद्र जी और भी ज्यादा गुस्से में तिलमिला गए। उन्होंने गुस्से में कहा, आहिर क्या कर रहे हो? छोड़ो उस लड़की को, उस जैसे गंदे खून को। बस। ये तेज आवाज आहिर की थी और अब उसकी गुस्से भरी नजरें राजवेंद्र जी की तरफ मुड़ गई थी। उसकी आवाज से एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान नजरों से आहिर को देखने लगा। आहिर ने राजवेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, गंदा खून नहीं, आहिर शेखावत की बीवी है वो, और अपनी बीवी के लिए ऐसे वर्ड्स मैं ना तो सुन सकता हूँ और ना ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए बड़े पापा। आज यहाँ आप सबने मेरी बीवी की बहुत बेइज्जती की और मैंने बहुत कुछ सहा भी। घर वाले हैं आप सब, इसीलिए खामोश रहा। अगर कोई बाहर वाला ऐसी हरकत करता तो कभी तक उसकी लाश बिछ गई होती। यहाँ कहते हुए उसकी आवाज़ में बेहद गुस्सा था। अपर्णा जी ने ये सुनकर कहा, तुम्हें हो क्या गया है आहिर? इस लड़की की वजह से तुम्हारे माँ बाप। उनकी बात काटते हुए आहिर ने कहा, मेरे माँ बाप हैं वो, पर लगता है मुझसे ज़्यादा आप सबको ही उनकी जाने का गम है, जो बिना किसी सिर पैर के सबके सब मिलके मेरी बीबी को टारगेट कर रहे हैं। क्या इतना भी दिमाग नहीं किसी में कि इतनी सिंपल सी बात समझ पाए कि जो भी हुआ उसमें इनाय की कोई गलती नहीं थी। जब वो हादसा हुआ था उस समय मैं खुद 5-6 साल का था। उस टाइम इनायत तो साल भर की भी नहीं होगी। ऐसे में आप सब कैसे उसके ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगा सकते हैं? कहते हुए आय ने अब झटके से इनाया का हाथ अपर्णा जी के हाथ से अलग करते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। इनाया उसके सीने से जा टकराई। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से आहिर की तरफ देखा तो आहिर ने उसके आंसू पोंछते हुए सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, किसी के लिए भी इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। फिर तुमने इन लोगों के लिए रो के अच्छा नहीं किया। ये सब तुम्हारे आंसू डिजर्व नहीं करते, इसलिए अभी के अभी रोना बंद करो। उसकी आवाज़ बेहद सख्त थी। इनाया ने डरते हुए अपने आंसू पोंछ लिए। आहिर उसके ऊपर भले ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, पर इनाया को पता था उसका गुस्सा कितना खतरनाक है। अनूप जी ने कुछ कहना चाहा तो आहिर ने उसकी तरफ नजरें घुमाई। उसकी नज़रों में ऐसा गुस्सा था कि वो एक नज़र में ही खामोश हो गए। आहिर का ऑरा ही ऐसा था कि हर कोई अपने आप खामोश हो जाता। खैर, आहिर ने अब बाकी सबकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता था मेरी फैमिली में इतने सेंसिटिव लोग रहते हैं जिन्हें इस बात की भी समझ नहीं है कि किसकी गलती में किसका हाथ है। मुझे यहाँ ये सब डिस्कस नहीं करना है कि किसकी गलती थी किसका हाथ था। ये सब करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि अब वो होगा जो आप सब करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर सबने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सबकी नज़रों में सवाल देख आहिर ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, आप सब न्याय को घर से बाहर निकालना चाहते हैं ना? ये सुनकर अब सबने राहत की सांस ली। अपर्णा जी ने कहा, थैंक गॉड आहिर, तुम्हें फाइनली समझ आ गई कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। अच्छा है, निकाल दो इसे इस घर से। हम तुम्हारे लिए इसे 100 गुना अच्छी लड़की ढूंढेंगे। आय की आंखें लाल हो गई उनकी बातों पे। उसने अपनी खून खौलती आंखों से उन्हें देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, पहली बात तो मेरे लिए इनाय से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी और लड़की नहीं है। इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं कि किसी भी सड़क छाप लड़की को भाव देता फिरूं। मेरा वक्त, मेरा साथ, मेरी कैरियर और मेरा प्यार हर किसी के हिस्से में नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ इनाय के लिए है। मेरी हर एक चीज़ पे मुझसे भी ज़्यादा सिर्फ मेरी इनाय का हक है। और एक बात, मैं खुद भी बहुत लकी हूँ जो इनाय ने अपने लिए मुझे चुना। मैं बहुत लकी हूँ कि इनाय का वक्त, उसका साथ, उसकी केयर और उसका प्यार सिर्फ मेरे हिस्से में आया। इतना कहकर वो इनाय के पास गया, जो कि अब भी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। पर ये आंसू आहिर का उसके लिए प्यार देखकर आए थे, न कि किसी और के लिए। आहिर ने अब उसके आंसू पोंछते हुए नर्म आवाज़ में कहा, थैंक यू जान, जो तुमने अपने लायक मुझे समझा। कहते उसने
बेहद प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आहिर ने अब मजबूती से इनाया का हाथ पकड़ा और अपर्णा जी को देखते हुए कहा, पहले बात तो आपने सुन ली, अब आते ही दूसरी और ज़रूरी बात पे आपसे किसने कहा कि मैं इनाया को घर से निकाल दूंगा? अपर्णा जी ने कन्फ्यूजिंग टोन में कहा। अभी तुमने ही तो कहा था बेटा। आहिर, गलत समझा आपने मेरी बात को। खैर, मैं भी सही गलत की उम्मीद किससे कर रहा हूँ आप लोगों से, कहते उसने व्यंग से सबकी तरफ देखा और कहा, आप सब चाहते हैं कि इनाया इस घर में ना रही, तो ठीक है, वो नहीं रहेगी और कभी रहना चाहेगी भी तो मैं भी उसे इस घर में कदम भी रखने नहीं दूंगा और न खुद रखूंगा। ये सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। राजवेंद्र जी ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? आहिर, वही कह रहा हूँ जो शायद आप सबने सुना नहीं चाहोगे। इनाय के साथ में भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। सब गहरे सदमे में चले गए। आहिर की बात से आलोक जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम हम सबको छोड़कर कैसे जा सकते हो? हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा परिवार। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आहिर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, शादी की 7 कसमों में एक कसम ये भी थी कि चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, पर मैं कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो अब कैसे छोड़ सकता हूँ? और रही बात परिवार और अपनों की, तो इना सिर्फ मेरी बीबी ही नहीं, इज्जत भी है। और आप सबने आज सिर्फ उसकी इंसल्ट नहीं की, बल्कि उसके साथ साथ मेरी भी इंसल्ट की। जिस घर में मेरी बीवी को इतना कुछ सुनने को मिला, जिस घर में मेरी बीवी के ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगे, जिन लोगों ने मेरी बीवी को गंदा खून कहा, वो लोग ना तो मेरे अपने हैं और ना ही वो घर मेरा है। इसीलिए आज बल्कि इसी वक्त में और मेरी बीवी ये घर छोड़कर चले जाएंगे एंड इट्स माय फाइनल डिसीजन। इतना कहकर वो इनाया को लेके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आके उसने अपने ज़रूरी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स सब सेलेक्ट किया और एक बैग में भरने लगा। इनाया ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आप मेरी वजह से अपने परिवार से दूर मत होइए आहिर। वो सब सिर्फ मुझसे नफरत करते हैं, आपसे नहीं। आहिर जो गुस्से में था, अपनी बैग पैकेज कर रहा था, उसने अब फाइल बैग में फेंकी और इनाय को अपने सामने करते हुए गुस्से में कहा, और जो तुमसे नफरत करता है उस हर एक इंसान से मुझे नफरत है, समझी? इसीलिए मुझे समझाना छोड़ो और जाओ हम दोनों की बैग पैक करो। वैसे भी मुझे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं समझने वाला नहीं हूँ। जिस घर में तुम्हारे साथ ये सब हुआ, मैं 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता। यह कहते हुए वो गुस्से में सारी फाइल्स बैग में डालने लगा। इनाया अब भी वहीं खड़ी थी। ये देखकर आय ने जबड़े कसते हुए कहा, इनाया। उसके कहते कहते ही इनाया ने गहरी सांस ली और वहां से उन दोनों की बैग पैक करने चली गई। आयर पहले गुस्से में था, ऐसे में इनाया उसका गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहती थी। वैसे भी इतने गुस्से में आहिर से कुछ कहने का, उसे समझाने का कोई मतलब नहीं था। कुछ ही देर में आहिर और इनाया नीचे आ गई। उनके पीछे ही सर्वेंट थे, जिनके हाथ में उनके सूटकेस थे। सर्वेंट्स अब वो सूटकेस लेकर बाहर चले गए। आहिर और इनाया भी जाने लगे कि अपर्णा जी और सुहाना उन दोनों के पास आए और अपर्णा ने रोते हुए कहा, आहिर, ऐसा मत करो बेटा। एक बार अपनी बड़ी माँ के बारे में सोच तो लो। अगर उन्हें होश आया तो सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछेंगी, और अगर तुम नहीं दिखोगे तो हम सब है ना, जवाब देंगे। सुहाना, हाँ भैया, बड़ी माँ की जान बसती है आप में, आप प्लीज़ उनके लिए तो रुक जाइए। आहिर, अगर आप सबको उनकी इतनी चिंता होती तो आज जो हुआ ये सब नहीं होता। इसीलिए उनका नाम लेके मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। इनाय कुछ कहना चाहती थी, पर आहिर ने सर्द निगाहों से उसे देखा तो वो खामोश हो गई। वहीं राजवेंद्र जी की भी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, यह सब इसी लड़की की वजह से हुआ है। आज मुझे अफसोस हो रहा है क्यों मैंने आहिर के लिए इस लड़की को मंजूरी दी। मुझे क्या पता था यह हमारा ही घर तोड़ देगी। उनकी बात सुनते ही इनाया ने हैरानी से उन्हें देखा। सब कुछ खुद करने के बाद भी इतनी आसानी से सब हर चीज़ का इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहे थे, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। सबकी नफरत देख उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। राजवेंद्र जी की बात सुन आहिर के होठों पे तंज भरी मुस्कान तैर गई। आखिर वो
इन सब से और उम्मीद भी क्या कर सकता था। उसने अब राजवेंद्र जी की तरफ देखकर गहरी आवाज में कहा, आहिर के लिए इस लड़की को मंजूरी दी, इस बात से क्या मतलब है आपका? एक मिनट, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि अगर आप मना करते तो मैं इनाय से शादी नहीं करता? उसने अब हंसते हुए कहा, अगर ऐसा आपको लगता है तो प्लीज जल्द से जल्द अपनी गलतफहमी दूर कीजिए, क्योंकि मैंने इनायत से शादी करने के लिए किसी की इजाज़त नहीं मांगी थी, बल्कि मैंने अपना फैसला आप सबको सुनाया था। आप सबकी हाँ या ना से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला था। दुनिया के खिलाफ चाह के भी मैं उससे शादी करके ही रहता। आफ्टर ऑल, प्यार से ज़्यादा वो जिद है मेरी, दीवाना हूँ मैं उसका। इसीलिए ये तो अपने दिल से निकाल ही दीजिए कि मैं इनाय को किसी और का होने देता या खुद किसी और का होता। जिस पल में इनाय का हो गया था, उसी पल मैंने उसको भी अपने नाम कर लिया था। दैट्स इट। इतना कहकर उसने अब इनाय का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों अब वहाँ से चले गए थे। पीछे से पूरा परिवार आंखों में आंसू लिए उन्हें जाते हुए देखता रह गया। वहीं इस सबसे बुरी हालत अगर किसी की थी तो वो जेडी और लीजा की थी। उन दोनों ने 1% भी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा। उनके चेहरे की हवा उड़ गई थी। लीजा अब गुस्से में अपने कमरे में आई और कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी। जेडी भी भागता हुआ उसके कमरे में आ गया और उसे रोकते हुए कहा, लीजा होश में आओ, ये हमारा घर नहीं है, क्या कर रही हो तुम? ऐसे होश खो के कैसे काम चलेगा? होश में रहो और संभालो खुद को। लीजा, कैसे होश में रहूं डैड? हाँ, कैसे संभालूं खुद को? आपने कहा था सुबह एक ऐसा धमाका होगा जिसमें आहिर और इनाया का रिश्ता तबाह होगा, पर देखिए क्या हुआ। मेरा आहिर इस घर से ही चला गया। बहुत प्यार करता है डैड इनाया से, बहुत ज़्यादा। मुझसे नहीं करेगा वो प्यार, कभी नहीं। अपने प्राण से ज़्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं था। पर आज देखा ना डैड, आपने उसने इनाय के लिए अपने पेरेंट्स तक को इग्नोर किया। आपने क्या कुछ नहीं किया, झूठे सबूत बनवाए, इतने पैसे दिए, पर क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं। आहिर मुझे छोड़कर चला गया, कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसे इस कदर रोते देख जेठी ने सिर पे हाथ रख लिया, क्योंकि बाहर सभी परिवार वाले मौजूद थे और किसी ने गलती से भी लीजा का रोना या उसकी बातें सुन ली तो बहुत कुछ हो सकता था। शायद उनकी सच्चाई भी सबके सामने आ जाती। ये सब सोचकर जेठी घबरा गया। उसने अब अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला और बिना कुछ सोचे समझे लीजा के गले में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही लीजा धीरे धीरे शांत होने लगी और देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर गई। जेठी ने उसे बेड पे लिटाया और कहा, मैं अपने मकसद में तुम्हें भी नहीं आने दूंगा और ना उस इनाया को। मुझे इस इनाया का कुछ तो करना ही होगा। अब छोटे छोटे घाव देके कुछ नहीं होने वाला। मुझे सीधा उसका ऊपर का टिकट बुक करवाना होगा। उसके बाद आहिर को कैसे संभालना है वो तो मुझे पता ही है। वैसे भी आहिर मेरे हाथ का वो खिलौना है जिसे मैं जैसे चाहूँ नचा सकता हूँ और उसे समझ ही नहीं आएगा कि मेरे इशारे पे नाच रहा है। बस पहले मुझे उस इनाया का किस्सा ख़त्म करना होगा। कहते हुए उसके चेहरे पे खतरनाक एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ आहिर और इनाया कार में थे। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। वो दोनों इस समय आहिर के प्राइवेट विला जा रहे थे, जहाँ वो हमेशा रहता था। जब भी रसिया से इंडिया आता तो पहले इसी विला में रहता था, क्योंकि उसे बचपन से ही ज़्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं था। वो लगातार अकेला ही रहता। खैर, विला आ गया तो ड्राइवर ने कार पार्किंग लास्ट में ले जाके पार्क की और खुद उतर गया। आहिर ने इनाया की तरफ देखा, जो अभी रोई जा रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जिस्म कांप रहा था। ये देखकर आहिर के अंदर चिंगारी भड़क आई। उसने बेहद गुस्सा आ गया। वो अब सच में अचानक ही इनाया का बाँह पकड़कर अपने पास खींच लिया और गुस्से में भरी आवाज़ में कहा, क्यों रो रही हो? हाँ, क्या हुआ है इतना रोने को? क्यों तुम उन लोगों की वजह से खुद को अपने साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे रही हो? इनाया ने कांपती पलकों के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आहिर मुझसे इतने सारे लोगों की नफरत बर्दाश्त नहीं हो रही। वो सब हमारे अपने हैं। सब मुझसे कितना प्यार करते थे, पर आज किसी की आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं था। अगर कुछ थी तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। कहते हुए उसकी आवाज़ टूट रही थी और उसे इस कदर टूटते देख आहिर का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। आहिर ने अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया
और धीमी पर उतनी ही सर्द आवाज में कहा, वो लोग अगर तुमसे प्यार करते या वो तुम्हें अपना मानते तो एक छोटी सी गलतफहमी के चलते इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें गुनहगार ठहरा के वो तुमसे नफरत नहीं करते। बिना सोचे समझे गलत ठहराना ये प्यार नहीं होता इनाया। वो उसके आंसू अपनी उंगलियों से पोंछते हुए और करीब झुक गया और कहा, और छोड़ो उनको। अब क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया में कौन तुमसे कितनी नफरत करता है। मुझे देखो, मेरे लिए सबसे बढ़कर सिर्फ तुम हो जान। मैं तुमसे बेहिसाब बेशर्त और बेइंतहा इश्क करता हूँ। इससे ज़्यादा किसी का प्यार क्यों चाहिए तुम्हें। इतना कहकर उसने अपना माथा उसके माथे से टिकाया। उसकी सांसें इनाय की सांसों को छू रही थी। आय ने कहा, दुनिया की आंखों में तुम्हारे लिए कितनी भी नफरत क्यों ना दिखे, पर तुम्हें टूटना नहीं है। बस मेरी तरफ देखना है, क्योंकि मेरी आंखों में हमेशा तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत ही होगी। कहते हुए उसकी आवाज़ नर्म हो गई थी। इनाया रोते हुए भी मुस्कुराई और धीरे धीरे आहिर के सीने से सटकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के बीच कुछ पल की गहरी सुकून भरी खामोशी फैल गई। उन दोनों की सुकून भरी करीबी से बाहर की दुनिया, उसके शब्द, उसकी नफरत, सब कहीं बहुत दूर छूट गए थे। इनाया अब शांत हो गई थी। आहिर की बाहों में उसे वो सुकून मिल रहा था जिसे वो पिछले कई घंटों से तरस रही थी। अभी कुछ देर पहले ही उसे ऐसा लग रहा था कि उसका अपना यहाँ कोई नहीं है, पर आहिर के सीने में समा के उसे अब समझ आ रहा था कि वो कितनी गलत थी। सच में यही था कि उसका अपना कोई है तो वो सिर्फ आहिर है। दुनिया भले ही मुंह मोड़ सकती है, पर आहिर कभी नहीं। ये सब सोचते हुए उसने कहा, आपको पता है, कभी कभी मुझे लगता है कि ज़रूर मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप मिल गए। इतना प्यार, इतना अपनापन मुझे पूरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया जितना आपसे मिला। आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ, वरना अगर आपका साथ नहीं होता तो ना जाने कहाँ दर दर भटक रही होती मैं, वो भी बिल्कुल अकेली। ये सुनते ही आयन ने उसे और मजबूती से थाम लिया और उसकी हर बात, हर डर, हर इनसिक्योरिटी को अपने अंदर समेट लेना चाहता था। उसे अपनी बाहों में महफूज रखना चाहता था। आयन ने उसकी कमर कसकर पकड़ते हुए गहरी आवाज़ में कहा, और ये साथ, ये प्यार हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए था और तुम्हारे लिए ही रहेगा। आहिर शेखावत पे हमेशा सिर्फ इनाया का हक रहेगा। तुम्हारे सिवा न कोई मेरी ज़िंदगी में था और न कभी होगा। इसीलिए तुम्हें भी अब उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। कहते हुए उसने प्यार से इनाया का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे हल्का सा दूर किया ताकि उसकी आंखों में देख सके। फिर करीब आके उसके माथे को प्यार से चूमते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, अब किसी की वजह से रोना नहीं, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तुम पे गुस्सा करना नहीं चाहता। इनाया मुस्कुराई और कहा, ठीक है पतिदेव, जैसा आपका हुक्म। अब चलिए अंदर, या कार में ही रहना है। आहिर ने टीजिंग टोन में कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ भी तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ। आपको प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे है, इसीलिए चलिए अब अंदर। इनाया ने कहा और वो दोनों अब नीचे उतर गए। आहिर इनाया को लेकर घर के अंदर आ गया। ये विला भी काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था। इनाया ने हैरत से कहा, आहिर, मुझे लगा हम दोनों फार्म हाउस आ गए होंगे, पर ये तो अलग ही घर है। आहिर, हाँ, ये मेरा प्राइवेट विला है। यहाँ मैं तब आता था जब मुझे सुकून की ज़रूरत होती थी, और अब जब मेरा सुकून मेरे साथ ही है तो मैं तुम्हें भी लेके यहीं आ गया। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे। वो उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। इना ने देखा सर्वेंट ने उसका क्लोसेट लगा कर रखा था। ये देखकर वो मुस्कुराई और कहा, यहाँ तो पूरा कमरा सेट हो गया है। आहिर, हाँ आओ, आप फ्रेश होके आओ, फिर हम नीचे लंच करने के लिए चलेंगे। इनाया का चेहरा उतर गया। उस घर में सब क्या कर रहे होंगे, ये ख्याल उसके जहन में आ गया। उसके दिल में क्या चल रहा है ये आहिर बहुत अच्छे से समझ सकता था। आहिर ने गुस्से में कहा, जा रही हो या नहीं। उसे गुस्से में देख इनाय हड़बड़ा गई और कहा, हाँ हाँ जा रही थी, आप बैठी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही आहिर के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो अब बालकनी में आ गया और सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगा। उसने एक गहरा कश लेके धुआं हवा में छोड़ा और खतरनाक आवाज में कहा, मेरे लिए
मेरे मॉम डैड का मैटर बहुत सेंसिटिव पार्ट है और उसे कुल देखे अच्छा नहीं किया तूने जेडी। आज तूने मेरी जान को इतना रुलाया, उसे तेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। अब इन सारी चीज़ों का हिसाब तुझसे सोच समेत लूँगा मैं। बस तू देखता जा। तुझे क्या लगता है तू आहिर शेखावत को बेवकूफ़ बना सकता है? इतना होशियार है तू। पर अफसोस, जहाँ तेरी होशियारी ख़त्म होती है वहाँ आहिर शेखावत का खेल शुरू होता है। कहते हुए उसके होठों पे बेहद खतरनाक मुस्कुराहट थी। इनाया वॉशरूम से आई और आहिर को बालकनी में देखकर वो उसके पास गई। बालकनी में आके उसने देखा आहिर स्मोक कर रहा था। ये देखकर उसने सिर हिलाया और धीमे कदमों से आहिर के पास जाके पीछे से उसे गले लग गई। उसके छोटे छोटे हाथ आहिर के ब्रांड चेस्ट के ऊपर आ गए। आहिर ने उसका एक हाथ पकड़ के चूमते हुए कहा, क्या बात है आज इतना प्यार? इनाया, प्यार तो हमेशा ही रहता है, बस आज दिल कर रहा है आपके सीने से लगकर ही रहूं। आपसे थोड़ा भी दूर जाने पे बहुत बेचैनी हो रही है। आहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसे रेलिंग से लगाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए कहा, तो इस बेचैनी को कहीं दूर फेंकाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। इनाया, जानती हूँ आप हमेशा साथ ही रहेंगे, पर आज ये सिगरेट छोड़ दीजिए। न जाने कब से पी रहे हैं, छोड़ी और चलिए लंच करने। आहिर ने अब उसे बाहों में उठाते हुए कहा, जैसे आपका हुक्म मैडम। उसकी बाहों में आते ही इनाया ने कहा, ये क्या कर रहे हैं, नीचे समिट होंगे, छोड़िए मुझे। आहिर उसे कमरे में ले आया और सोफे पे बिठाते हुए कहा, हम नीचे जा ही नहीं रहे, यहीं करेंगे लंच। उसने नीचे से लंच मंगवा लिया और फिर दोनों ने वहीं बैठकर लंच किया। इनाया ने बस आहिर के डर से खा रही थी, वरना उसका जरा सा भी दिल नहीं था कुछ खाने का। उसे रह रह के परिवार वालों का ख्याल आ रहा था। उसकी हालत आहिर भी समझ सकता था, पर कर कुछ नहीं सकता था। उसे पहले जेडी का गेम बजाना था, बाद में बाकी सब देखना। लंच करने के बाद आहिर ने इनाया से कहा, अब तुम आराम करो, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ काम है। इनाया उसके सीने से लग गई और कहा, आज जाना ज़रूरी है क्या? आज के दिन रहने दीजिए ना, आज बस मेरे पास रहिए। आहिर उसे बाहों में उठाते हुए बेड पर ले गया और बेड पर उसे लेकर लिटाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सो जाओ, मैं पास ही हूँ। कहते हुए उसके बालों को सहलाने लगा, जिस वजह से इनाया जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। उसके सोते ही आहिर अपनी जगह से उठा और वापस सोफे पर जाके बैठ गया। सोफे पर बैठकर उसने लैपटॉप ऑन किया और अपना काम करने लगा। वो जेडी से रिलेटेड बातें अपने खास एजेंट के साथ डिस्कस कर रहा था। उसे ये भी पता था कि उसके मॉम डैड का मर्डर इनाया के पापा ने नहीं किया। बस वही सारी बातें वो अपने आदमी के साथ डिस्कस कर रहा था। फ़ोन रखते ही उसे किसी और का फ़ोन आया। कॉल पे शो हो रहे नाम को देखकर आय के होठों पे स्माइल आ गई। वो अब बालकनी में गया और फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलिए, इतनी जल्दी याद आ गई हमारी? सामने से किसी ने कुछ कहा तो आय ने कहा, वो सो रही है, तभी तो बात कर पा रहा हूँ, वरना नहीं कर पाता। जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट होनी चाहिए, इसलिए सबको इन्फॉर्मेशन कर दीजिए, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। सामने वाले ने कुछ कहा जिसे सुनकर आयन ने अब फ़ोन रख दिया और पलट कर इनाया को देखा। वो बहुत थकी हुई थी, जिस वजह से गहरी नींद में सो रही थी। आयन ने इनाया को देखते हुए कहा, आज तुम्हें जिनकी वजह से इतनी तकलीफ हुई है ना जान, उन सब से सोच समेत हिसाब लूँगा मैं। बस कुछ दिन और फिर देखना कैसे उन लोगों को जीते जी नरक दिखाऊंगा मैं। कहते हुए उसके चेहरे पे जेडी और लीजा के लिए बेहद नफरत थी। वो अब कमरे में जाने ही वाला था कि एक बार फिर फ़ोन बजने लगा। इस बार कॉल जेडी का था। आयर के चेहरे पे व्यंग भरे भाव आ गए। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से जेडी ने फिक्र भरे लहजे में कहा, आहिर मेरे बच्चे, तुम्हें गुस्से में ऐसे चले जाने की क्या ज़रूरत थी? एक बार अपने जेडी अंकल से तो बात करते। आय ने उसका नाटक देख सिर हिलाया और फिर खुद भी नाटक करते हुए कहा, आई नो जेडी अंकल, दुनिया भले ही पराई हो जाए पर आप हमेशा मेरे साथ हैं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। रही बात परिवार वालों की, तो गुस्सा तो आएगा ना। आपने देखा ना कैसे सबके सामने मेरी इनाया को भला बुरा कह रहे थे। जेडी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो लोग उसे बेसिस पे रिएक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने देखा। अब ये सच तो बदला नहीं जा सकता ना।
फिर मेरा भाई जैसा दोस्त और भाभी की डेथ इनाय के फादर की वजह से हुई है, तो इसमें गलती तुम्हारे परिवार वालों की भी नहीं है। वो लोग बस जो देखा उस हिसाब से गुस्सा हो रहे हैं, जो कि जायज़ है। आई ने नकली गुस्से में कहा, अंकल आपने अगर उनकी वकालत करने के लिए फ़ोन किया है तो प्लीज़ रख दीजिए, मुझे उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी। जेठी ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि आहिर को इस मामले में मैनिपुलेट करना इतना भी आसान नहीं है। उसने कहा, ठीक है बेटा, छोड़ो ये सब, अपना दिमाग खराब मत करो। इन सब चीज़ों की वजह से आज रात को माफिया वर्ल्ड में कुछ गैंगस्टर की मीटिंग है और मैं चाहता हूँ तुम उसे अटेंड करो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे बेहाफ में तुम कर लो। आहिर के होठों पे गहरी स्माइल आ गई। उसने कहा, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका बेटा ही तो हूँ, मैं कर लूँगा हैंडल। आप आराम कीजिए, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और शैतानी मुस्कुराहट ली कहा, कर ले कुछ देर आराम जेडी, क्योंकि आज रात तेरी नींद उड़ने वाली है। कहते हुए आहिर वापस कमरे में आया और अपना काम करने लगा। शाम के समय इनाय की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसके होठों पे स्माइल खिल गई। वो उठ गई और आहिर के सीने से लगते हुए कहा, आप अभी तक मेरे पास ही बैठे हुए हैं। आहिर ने उसके बालों को चूमते हुए कहा, हाँ, मैं तब से ही यही हूँ, यही काम कर रहा था। आखिर तुम्हें अकेला कैसे छोड़ता। वेल, जाओ अब फ्रेश हो जाओ, हम गार्डन में चलते हैं, थोड़ी देर वॉकिंग करेंगे। इनाया ने मुस्कुरा के हाँ कहा और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो आहिर के साथ गार्डन में थी, जहाँ वो दोनों मुलायम हरी घास पे नंगे पांव वॉकिंग कर रहे थे। उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था और शाम की हल्की ठंडी हवा, ढलते सूरज का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए उनके चेहरे पे सुकून था। आहिर ने इनाया का हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी कितनी सुकून भरी है। अब पता चल रहा है इतने सालों तक जो अकेले होने का एहसास मेरे अंदर था वो क्यों था, तुम जो साथ नहीं थी। इनाया मुस्कुराई और उसके कंधे पर से रखते हुए कहा, इतने सालों तक मेरी भी ज़िंदगी इतनी हसीन कभी नहीं थी जितना आपके आने के बाद हुई है। मैं खुद में ही खुश रहती थी, पर आपके आने के बाद जाना है किसी और के साथ खुश रहने का मतलब क्या होता है। किसी से बिना किसी शर्त के प्यार करना किसे कहते हैं। आज तक जिस प्यार की कमी मेरी ज़िंदगी में थी वो आपके आने से पूरी हुई है। इतना कहकर वो एक बेंच पे जाके बैठी। उसके चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। आहिर उसके पास बैठा और कहा, क्या हुआ, अचानक मूड क्यों खराब हो गया तुम्हारा। इनाया, कभी कभी सोचती हूँ आहिर कि वो अनुराग कितना बुरा था मेरे लिए। कैसे मैं उससे उम्मीद रखती थी कि मुझसे सच्चा प्यार करेगा, वो मुझे खुश रखेगा, जबकि हमेशा से उसने मेरे लिए 1% भी कुछ नहीं किया। फिर भी मुझे ऐसा लग भी कैसे सकता है कि वो मेरा सोलमेट है। मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि क्यों मैंने उसके लिए आपसे झगड़ा किया, क्यों मैं उसकी वजह से आपसे दूर रही। सच में अब अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं खुद जान ले लूँगी उसकी अपने हाथ से। कहते हुए उसकी आंखों में अनुराग के लिए बेहद नफरत थी। आयन ने हंसते हुए कहा, काम डाउन बेबी, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात पास्ट मिस्टेक्स की, तो वो सबसे होती है, इसमें खुद पर गुस्सा मत करो। सबका कुछ न कुछ पास्ट होता है और सबसे कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती है, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो अब खुद को स्ट्रेस मत दो उस घटिया लड़की को याद करके। इनाया ने कुछ सोचते हुए कहा, सही कह रहे हैं आप। वैसे अनुराग है कहाँ, क्योंकि आज इतने दिन हुए हैं उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, वरना वो जिस तरह का कमीना लड़का था वो एक दिन भी बिना बात के रह नहीं पाता। एटलीस्ट तब तक वो नहीं जब तक उसका मकसद पूरा ना हो। आय ने गुस्से में कहा, तुम्हें बहुत याद आ रही है उसकी। उसने बात नहीं की तो इतना फर्क पड़ रहा है तुम्हें। इनाय ने आहिर को गुस्से में देखकर मुस्कुराई और प्यार से कहा, नहीं माय डियर हबी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप गुस्सा मत होइए प्लीज़। आपको छोड़ तो अब दिल में किसी का एक ख्याल तक नहीं आता। आय ने उसे देखते हुए सख्त आवाज़ में कहा, आना भी नहीं चाहिए, यू आर ओनली माइन। एंड रही बात उस घटिया अनुराग की, तो कब से मेरे कैद में है और वहाँ उसकी रोज़ अच्छे से खातिरदारी होती है। ऐसे में उसका तुम तक पहुँचना नामुमकिन है। इनाया मुस्कुराई और उसके कंधे पे सिर रखते हुए कहा, पहुँचने भी मत दीजिए,
वरना मैं खुद उसकी जान ले लूँगी। गंदी शक्ल का सुअर कहीं का वो। और गालियाँ देती उससे पहले ही आहिर ने कहा, चलो अब बहुत हुआ अनुराग का नाम लेना, अब अपने पति पे ध्यान दो। आपके ऊपर क्या ध्यान दूँ? आपको कुछ चाहिए क्या? बताइए, ले आती हूँ। या भूख लगी है, कुछ बनाऊँ आपके लिए? इनाया मासूमी से कहा। आहिर ने उसके होठों को देखते हुए इंटेंस आवाज़ में कहा, हाँ भूख तो बहुत लगी है और प्यास भी। ठीक है बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी, पर आहिर ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, ले आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए वो ऑलरेडी तुम्हारे पास ही है। मेरे पास क्या है? इनाया ने बढ़ी हुई धड़कनों के साथ कहा। आहिर की नज़रें उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। उसकी बात सुन आहिर ने गहरी आवाज़ में कहा, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और कहते ही इनाया के होठों को अपने होठ में भर लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।